नमस्ते सबको, सभी का स्वागत है। पहले ईश्वर की याद करके, गुरुजनों की याद करके मैं कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ। कोरोना के समय हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तो जुट गए हैं और फिर इस तरह के वेबिनार के माध्यम से हम बहुत अधिक लोगों के, विद्वानों के बातों को जानने में, ज्यादा कार्य समझने में भी हम सक्षम हुए हैं। हर युग में तो समस्याएं होती रहती है, लेकिन मानव इसका हल भी निकालता ही रहता है। आजकल तकनीकी की वजह से हम इस तरह के वेबिनार का आयोजन करने में और बहुत अधिक पंडितों से, विद्वानों से मिलने में भी और अपने अपने कार्य संभालने में भी हम सक्षम हुए हैं। आज हमारा विषय है ममता कालिया आधुनिक संदर्भ में, विशेषकर सपनों की होम डिलीवरी के संदर्भ में। ममता कालिया ने इस उपन्यास में आजकल की बहुत अधिक जटिल समस्याओं का जिक्र किया है, विशेषकर ड्रग्स, फिर पति पत्नी के संबंध में दरार, माँ बेटे के और पिता बेटे के संबंध में संबंध का बिगड़ना, फिर बासारीकरण आदि कई समस्याओं का जिक्र किया है इसमें। है ना जी, आपसे इन बातों को पर ही बातें करेंगी, तो आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। यदि शंकाएं तो पूछना है। तो मैं अब मेरे कार्य शुरू करती हूँ स्वागत करने का। तो पहले हमारे आप लोगों को, बच्चों को या हमारे स्टूडेंट्स को सेमिनार या ऐसे क्लास नहीं दे पाते कॉलेज, इसलिए प्रिंसिपल और क्वेसी कोऑर्डिनेटर प्रमोद सर ने सोचा कि इस तरह के वेबिनार का कंडक्ट करने का। तो सबसे पहले मैं और इस तरह बच्चों का हौसला बढ़ाने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल डॉक्टर अजिदा वी का स्वागत करती हूँ और फिर IPSC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रमोद कुमार सर का भी स्वागत करती हूँ। फिर हमारी मुख्य अतिथि हैना जी है। हैना जी गवर्नमेंट ब्रंडन कॉलेज तलश्शेरी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे HOD भी रह चुकी थी उधर। वे तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही पढ़ी थी, बचपन से ही उधर थी। उनके पिताजी की नौकरी उधर थी और PG और MPhil के बाद ही वे इधर शादी के बाद इधर केरल आई, सेटल हुई थी। तो हैना जी के जो पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है और कई इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किए हैं और पब्लिश भी कर चुकी है उनके कई पेपर्स। और हैना जी को मैं इस वेबिनार में सहर्ष स्वागत करती हूँ। फिर विद्या टीचर जिन्होंने हमारे वेबिनार चलाने में मदद करते हैं, तकनीकी कार्य कर रही है, विद्या जी का भी स्वागत करती हूँ मैं। साथ ही अन्य अध्यापकों का भी स्वागत करती हूँ। फिर कृतज्ञता ज्ञापित करने आई हमारे अर्चना वेणुगोपाल का भी अर्चना का भी स्वागत करती हूँ। और साथ हमारे मुख्य श्रोता जो इस वेबिनार का केंद्र है, ये सब छात्र छात्राओं के, हमारे MG कॉलेज के और बाहर के ब्रंडन कॉलेज और निर्मलगिरी कॉलेज से आए छात्र छात्राओं का भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं छात्र छात्राओं से विनती करती हूँ कि यदि शंकाएं तो बिना हिचके टीचर से पूछना, हैना जी से पूछना। आपका पाठ्यक्रम का किताब है ना। तो फिर मैं अब प्रिंसिपल को दो बातें कुछ कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हिंदी डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर मीरा एम, ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ടൻ കോളേജിലെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ഹെന, IQAC കോർഡിനേറ്റർ പ്രമോദ് കുമാർ KV, ഈ പരിപാടിയിൽ താല്പര്യപൂർവ്വം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മമത കാലിയ എന്ന എഴുത്തുകാരിയെ
ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ ആധുനിക കാലത്തുള്ള പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഹെന ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് വായനയ്ക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. മമത കാലിയെ പോലുള്ളവരുടെ കൃതികൾക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്താനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നു തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. മഹാന്മാരുടെ കൃതികൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഇത്തരം കൃതികളിലൂടെ അറിവില്ലാത്തത് അറിയാനും പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താനും നൂതനമായത് മനസ്സിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ചങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്നാണ് പഴമൊഴി. അത് നല്ല ചങ്ങാതി സ്വയം കാണാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മെ കാണാനും പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും. ചിലപ്പോൾ ചില വായനകൾ നമ്മെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അച്ചടക്കവും സംസ്കാരവും കർത്തവ്യബോധവുമുള്ള ഉത്തമ പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. തെളിഞ്ഞ വായന മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചു പറയുന്നു. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി എന്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ: ജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി. സ്വയം അറിയാനും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടാനും നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കണം. അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു തരാൻ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. थैंक यू टीचर. टीचर ने बहुत बढ़िया बात की. तब मैं हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार सर को 2 बातें कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, ഹിന്ദി വിഭാഗം HOD ഡോക്ടർ മീര ടീച്ചർ, ഈ പരിപാടിയുടെ ശ്രോതാക്കളായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, IQAC സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബിനാർ സീരീസിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ഇന്നിവിടെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 22-ാം തീയതി മുതൽ 31-ാം തീയതി വരെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ വെബിനാർ സീരീസ് ആദ്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ചതെങ്കിലും ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വെബിനാർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൻ്റെ ചില അസൗകര്യത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചയോടുകൂടി മാത്രമേ ഈ വെബിനാർ സീരീസ് അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ലൈബ്രറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വെബിനാറുകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഹിന്ദിക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വെബിനാർ മാത്രമാണ്. തിങ്കളാഴ്ച അത് നടക്കുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ വെബിനാർ സീരീസ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പാൻഡമിക് കാലത്ത് നമ്മുടെ അക്കാദമികമായ മേഖലയെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ ഒരുപക്ഷെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാലസ്യം നമ്മുടെ വായനയും എഴുത്തിനെയും നമ്മുടെ സർഗാത്മകമായ ചിന്തകളെയുമെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഒന്ന് മെല്ലെയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അതിനെ ഉണർത്തി ചിന്തിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള നമ്മുടെ ഔത്സുക്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ലൊരു വിജയമായിട്ടാണ് ഈ വെബിനാർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഹിന്ദി സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വെബിനാറാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ, ബ്രണ്ണൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു മാനസികമായ ഒരു വികാരമാണ് ഇന്നും. കാരണം ബ്രണ്ണനിലെ ഒരു പഴയ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലക്ക് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് സിരകളിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു 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 ഭൂതകാല കുളിരാണ് സത്യത്തിൽ. അവിടെയുള്ള ഒരു ടീച്ചറാണ്, ഹേന ടീച്ചറാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അറിയുമ്പോൾ വലിയൊരു സന്തോഷം കൂടെയുണ്ട്. ഏതായാലും ടീച്ചറെ ഇവിടെ കിട്ടിയതുള്ള സന്തോഷം കൂടെ ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വെബിനാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. थैंक यू सर. मैं अब हैना टीचर को भाषण देने के लिए आमंत्रित करती हूँ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അജിത ടീച്ചർ, IQAC കോർഡിനേറ്റർ പ്രമോദ് സർ, ഹിന്ദി വിഭാഗാധ്യക്ഷ മീര
ടീച്ചർ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ടി കോളേജിലെ കുട്ടികളും മറ്റു കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളും എല്ലാവരോടും നമസ്കാരം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വെബിനാർ സീരീസാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോഴേ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ टॉक ഞാൻ കിടക്കാം. जी के जो उपन्यास हैं, आपको सिलेबस में भी उनके उपन्यास हैं, सपनों की होम डिलीवरी, तो उसके विषय में ममता कालिया से लेकर हम उपन्यास के विषयों की ओर जाएंगे और उसकी समस्याओं से परिचित होंगे, और साथ ही साथ हम आज के संदर्भ में या वर्तमान संदर्भ में आज के युग की समस्याओं से भी हम परिचित होते हुए चलेंगे। वैसे हम देखते हैं कि जो महिला लेखन है या स्त्री लेखन है, जैसे ही हम स्त्री लेखन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है स्त्री समस्या। स्त्री समस्याओं की बातें आती हैं, लेकिन स्त्री समस्याओं के स्तर से महिला लेखन अब ऊपर उठ चुका है। उसमें पूरे समाज को, पूरे समाज, राजनीति, संस्कृति, पूरे देश के पूरे सिनेरियो को समेटने की क्षमता आज स्त्री लेखन में आ चुकी है, और उसी का प्रतीक है ममता कालिया हैं, और गीतांजलि श्री हैं, गीता श्री हैं, मृणाल पांडे हैं, अलका सरावगी हैं, जो कि स्त्री लेखन तो है, उनके लेखन में स्त्रियों की समस्या तो है, लेकिन साथ ही साथ पूरे समाज की समस्याओं को बहुत ही गहराई से, बहुत ही सूक्ष्मता से समझने की जो क्षमता है वह इन महिला लेखिकाओं में देखी जा सकती है। तो लेखन के क्षेत्र में जो महिलाओं की उन्नति है, महिलाओं की श्रेष्ठता है, वह भी इसमें सिद्ध करती है। चित्रा मुग्दल के उपन्यास हैं जिसमें कि गिलीगुडू है, जो कि वृद्धों की समस्या से जूझता है, और ऐसे बहुत से हैं, जैसे गीतांजलि श्री की तिरोहित और खाली जगह है, वे सांप्रदायिकता से जूझते हैं। तो देश की समस्याओं को अपने लेखन का केंद्र बनाने वाली लेखिकाओं में ममता कालिया बहुत ही श्रेष्ठ और महान लेखिका हैं। तो उनके उपन्यास तो आपने पढ़े हो, परिचय में पढ़ा होगा। बेघर उपन्यास है जिसमें कि उनके दाम्पत्य जीवन या पुराने परिवेश, पुराने संस्कारों से संघर्ष की स्थिति है। फिर नरक दर नरक है जिसमें मध्यम वर्ग की समस्याओं को, उनकी विषमताओं को, उनके संघर्ष को बताया गया है। एक प्रेम कहानी नाम का एक उपन्यास है जिसमें कि जया और गणेश के प्रेम का कथन है, और एक और उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। फिर एक उपन्यास है दौड़ और सपनों की होम डिलीवरी। ये दो उपन्यास ऐसे उपन्यास हैं जो कि वर्तमान संदर्भ का जीता जागता चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ഇന്നത്തെ ലോകം എന്താണ്, ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ അതിൻ്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ കാണാത്ത കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടിയും ഈ രണ്ട് നോവൽസിലും അവർ പ്രധാനമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. तो दौड़ जो है इसमें भी क्या है कि रेखा और रमेश का बेटा है एक, जो कि पवन है, वो करियर के लिए, अपने करियर बनाने के लिए बहुत दूर जाकर फॉरेन में जाकर काम करता है। उसको माँ बाप की चिंता नहीं है, अपने समाज की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है, वह सिर्फ अपना करियर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसा चाहिए। और यही ये जो माता पिता हैं रेखा और रमेश हैं, वे बुढ़ा गली में रहते हैं जहाँ पर सारे लोग वृद्ध हैं। आज आप केरल में भी देख लीजिए, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन घर में कौन रहता है? बूढ़े लोग रहते हैं। എല്ലാം വലിയ വലിയ വീടുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ താമസിക്കാൻ ആളില്ല, പ്രായമില്ല ആൾക്കാർ, അവർ ഒരാളെ നോക്കാനില്ല, കെയർ ടേക്കറും എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളെ ഈ കാലത്തെ ഈ വരുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാമാണ് മമത കാലിയ അഡ്രസ്
ചെയ്യുന്നത്. तो जो इसमें इनकी बहुत सी कहानियां भी हैं. इन कहानी संग्रहों के नाम मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके लेखक के परिचय में तो दिया होगा. उनका एक नाटक बहुत बढ़िया है कि वो जो है यहाँ रोना मना है, जो कि स्त्री समस्याओं से जूझता है, और जान से प्यारे, उसमें भी जो मानवीय संबंध है कि मानवीय संबंधों का बहुत सुंदर चित्रण, व्यंग्य और हास्य से भरा हुआ चित्रण उनके नाटकों में भी है. तो ये ममता कालिया का जो उनकी जो कृतियां हैं वे बहुत ही प्रासंगिक हैं, आज के युग से जुड़ी हुई हैं. उनमें आज के युग की जीती जागती जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को एड्रेस किया गया है. आज जो युग है, आज का युग है, वह बाजारीकरण का युग है, या हम कह सकते हैं कि जो भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन है, या जो विश्वग्राम के रूप में बन गया है हमारा पूरा जो समाज है, उसका एक दर्पण है या चित्र हमारे सामने वे प्रस्तुत करती हैं. तो जैसे कि बाजारवाद को भी आपने समझा होगा, आप उस युग में रह रहे हैं, आप उसको जानते होंगे कि जैसे कि बाजारवाद है क्या. तो पहले हम जब मनुष्य विकास कर रहा था तब वह उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वो खेती करने लगा उसके पास सरप्लस चीजें आने लगी, अनाज आने लगा या अन्य चीजें जिसका वह उत्पादन करने लगा, तब क्या हुआ, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें कि जो सामान हैं या वस्तुएं हैं, जो उत्पादन है, उनका आदान प्रदान के माध्यम से वे काम चलते थे. फिर धीरे धीरे जब व्यवस्था बदलने लगी तो निर्माण हुआ या मुद्रा का निर्माण हुआ, मुद्रा आई, मुद्रा के आने के साथ साथ बाजार आया. लेकिन മുദ്ര के आने के साथ साथ ही क्या हुआ, कर्ज, സൂതുകോരി, പണം കടമെടുക്കുക, കടത്തിന് പലിശ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ മാർക്കറ്റ് വന്നു. മാർക്കറ്റിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വന്ന് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുക എന്നില്ലേ. लेकिन इस बाजार में भी एक नियंत्रण था, അതിൽ ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഉണ്ട്. അതിന് എല്ലാ കാര്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകില്ല, ആ ഒഴുക്ക് പോലെ പെട്ടുപോകില്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം വന്നതാണ് आज जो अवस्था आई है वह क्या है, बाजारवाद അല്ലെങ്കിൽ कंज्यूमरिज्म. वह एक ऐसी चीज है जिसका बहाव इतना शक्त है कि उसमें कोई भी टिक नहीं सकता है. അതിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചു പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിമയായി മാറിയിട്ടാണ് ഇല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാ, പൊളിറ്റിക്കൽ അടിമത്വമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വേറെ ആരും വന്നിട്ട്, വേറെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് അടിമയാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ അടിമയാണ്. ഈ ഒരു ഉപഭോക്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ കൺസ്യൂമറിസത്തിന്റെ അടിമയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിനും പിന്നാലെ നമ്മൾ ഓടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങേണ്ടിയിട്ടായിട്ട്, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടിയിട്ടായിട്ട്, പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കരിയറും ജോലിയും പ്രധാനമാകുന്നത്. നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും നല്ല പൈസ കിട്ടുന്ന ജോലി മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ. ആ ജോലികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു അവസ്ഥയാണിത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഴുവനും ലോകവും ഒന്നിച്ചാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് വിനിമയം നടത്താൻ പറ്റുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗകര്യത്തിന്റെ രണ്ട് വശമുണ്ട്. उसके दो पक्ष हैं, സകാരാത്മക് भी है, നകാരാത്മക് भी है. അതിന് പോസിറ്റീവ് ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഭാഗമുണ്ട്. तो जो പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ്, ഈ ഹാഷ്യ കേന്ദ്രമേ ആകിയ. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെയായി, ജാതിയില്ല, മതമില്ല, സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദങ്ങളില്ല. तो जिसमें क्या है कि जो भी मार्जिनलाइज्ड थे वे सब केंद्र में आ गए, സെൻട്രൽ വന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അധികാരം കിട്ടി. സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ശരി, ദളിത് ആണെങ്കിലും ശരി, ആദിവാസി ആണെങ്കിലും ശരി, അതിനെല്ലാവർക്കും സ്ഥാനം കിട്ടി. ആരും മാർക്കറ്റിന്റെ മുൻപിൽ ആരാണോ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ അവിടെ കൺസ്യൂമർ ആണ്, അവന് സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ജാതി ഭേദങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയിത്തങ്ങളില്ല, സ്ത്രീകൾക്കും സ്ഥാനം കിട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കൃതി, ഭാഷ ആദി का विश्व में प्रचार,
ഒരു ഭാഗത്തിലെ സംസ്കാരങ്ങളും ഭാഷയും അവിടുത്തെ ചിന്തനവും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന ഒരു കാര്യം, അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാർ ഓർ വാണിജ്യക വിസ്താർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനം മറ്റവിടെ എത്തുക, മറ്റവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. लेकिन इसके साथ ही साथ नकारात्मक बहुत सारी चीजें इसमें हैं. तो इसमें इस बाजारीकरण के कारण क्या होता है कि अर्थ की सत्ता बहुत बढ़ जाती है. പൈസക്കാണ് മൂല്യം, പൈസേന്റെ ഒരു പവർ, സത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ, ആ പവർ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നേടിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. तो ये जो पूंजी है, पूंजी की महत्ता इतनी बढ़ गई है कि पूंजी अब हमारे जीवन को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्यों को, हमारे लक्ष्यों को भी नियंत्रित करने लगा है. और इससे क्या होता है कि एक प्रकार का एक सुख के पीछे व्यक्ति भागने लगता है, उसको सुख नहीं मिलता है, उसको वास्तविक जीवन नहीं मिलता है, वह एक रियलिटी नहीं जान पाता है, वह एक भ्रमात्मक या जो रियल नहीं है उस दुनिया में रहता है. इसीलिए इस नॉवल का नाम भी सपनों की होम डिलीवरी है. तो बाजार हमको क्या देता है? सपना देता है. സ്വപ്നം എന്താണ്? യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. നമ്മൾ പലതും കാണും, ആ കാണുന്ന സാധനമാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ. അത് മാത്രമല്ല, അത് തരുന്നത് മാത്രമല്ല, അതെങ്ങനെയാണ്? ഹോം ഡെലിവറിയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങിപ്പോവും, അതിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകും. ആ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകും. तो ये इस प्रकार की ये जो उपभोक्तावाद के बारे में लिखा गया है कि उपभोक्तावाद बाजार की शक्तियों द्वारा सदैव वस्तुओं के नाम पर अपने विज्ञापनों के माध्यम से खुशियां या सपने बेचने का कार्य करती है. तो ये खुशियां बेचती है. നമുക്ക് കുറെ സാധനം വാങ്ങിയാൽ ഒരു സന്തോഷം തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റിയാലിറ്റി ഷോസ് കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ TV-യിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. और इसके साथ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. कि आज के लिए जियो, अपराधों की बढ़ोतरी होती जा रही है, मनुष्य सिर्फ आज के लिए जीता है, भविष्य के बारे में नहीं सोचता है. और बहुत से पारिवारिक विघटन इसका एक हिस्सा है. ये मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से आपके नॉवल से जोड़ते हुए या सपनों की होम डिलीवरी की कहानी से जोड़ते हुए बताऊंगी कि कैसे कैसे ये हो रहा है. और नारी जो है, नारी का वस्तुकरण होता है, उसको एक चीज के रूप में, एक बेचने की एक वस्तु के रूप में या उपभोग करने की एक वस्तु के रूप में देखा जाता है. और एक बड़ी बात क्या है कि इसमें मीडिया या जो मीडिया की सत्ता, मीडिया का जो प्रभाव है बहुत अधिक बढ़ गया है. तो मीडिया भी इस बाजारीकरण के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ये दोनों जो हैं वह मनुष्य को एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं. तो और बहुत पहले जब मार्क्स का सिद्धांत के पश्चात फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वे बताते हैं, वे उस समय अलग दृष्टिकोण से या अलग संदर्भ में वे बात करते हैं कि जिस ऐतिहासिक प्रक्रिया का लक्ष्य और ध्येय संपत्ति बटोरना ही है, उसका अंत समाज के विघटन में होता है. अगर कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसीजर जो है जिसमें कि क्या है, സമ്പത്തി ബട്ടോർ रहे हैं, നമ്മൾ പൈസ കൂട്ടേണ്ട മാത്രം ആയിട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ജീവിച്ചാൽ अंत में क्या होता है, वह समाज का विघटन होता है. ആ സമൂഹം നശിക്കും, അതിന്റെ പതനമാണ് കാണുക. അപ്പൊ അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പൈസ മാത്രം, നമുക്ക് ആദർശങ്ങളില്ല, മൂല്യങ്ങളില്ല, നമുക്ക് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല. നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാം നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മളുടേത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ നോവലിൽ പോകുന്നത്. तो इसमें आप तो कहानी से परिचित होंगे इसके, तो कहानी तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. रुचि है, सर्वेश नारंग है और रुचि है, और रुचि जो है कुकरी शो करती है और सर्वेश से इसका परिचय. तो ये सब बातें कहानी के साथ कहानी है. लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसमें समीक्षा में जाना चाहती हूँ कि इस समय इसमें क्या लेखिका कहना चाहती हैं आपसे.
या ममता कालिया आपको क्या संदेश दे रही हैं, क्या छुपी हुई बातों को इसमें बता रहे हैं। समाज में हम देख रहे हैं आजकल टीवी का या इंटरनेट का या मोबाइल का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो चुका है, हम सब इसके गुलाम हैं, നമ്മളെല്ലാം അടിമകളല്ലേ. മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ നിരന്തരം മെസ്സേജും ഇതും ചാറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ എന്താണ് इसमें जो दुनिया दिखाई जाती है वह एक प्रकार की आरोपित दुनिया है, वास्तविक दुनिया नहीं है. ഇപ്പം മൊബൈലിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ, നിങ്ങളെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളിൽ ഒരു 80% മെസ്സേജുകളും എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും, ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മളത് കാണും, നമ്മൾ ആ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ. तो और इसी प्रकार से जो टीवी में जो दिखाया जाता है उसमें भी क्या है, विज्ञापन दिखाया जाता है. विज्ञापन के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमें क्या पहनना है, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, हमारे मुख में ग्लो आना चाहिए, किस प्रकार का ग्लो आना चाहिए. ये सब कुछ कौन हमें सिखाता है? मीडिया सिखाता है, विज्ञापन सिखाते हैं हम. फेयर एंड लवली लगाइए तब आप पार्टी में सबसे अच्छी लगेंगी, सबसे आपको सफलता मिलने के लिए आपको क्या है, फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगा. या लक्स सोप से नहाइए, आप करिश्मा कपूर की तरह, करीना कपूर की तरह हो जाएंगी. या इस प्रकार के इन चीजों का उपयोग कीजिए जिससे कि आप इनके समान सुंदर हो जाएंगी. तो ये हमारे प्रतिमानों को നമ്മൾ എന്തായിത്തീരണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളാണ്. നമ്മൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ദീപിക പാദുക്കോൺ, അവരുടെ എല്ലാം ഫിഗർ, ഐശ്വര്യ റായ്, ഇവരുടെ എല്ലാം ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല ഹൈറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വടിവും വളരെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ അങ്ങനെ നമ്മള് വീട്ടിലില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലില്ല, എത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ റിയാലിറ്റി, ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന റിയാലിറ്റി വേറെയാണ്. നമ്മൾ ടിവിയിൽ കാണുന്നത്, നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിൽ കാണുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ലോകം വേറെ ലോകമാണ്. നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് അവർ ബോംബാർഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ച് ഇരിക്കും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിലുള്ള ജീവിതം വളരെ വേറെയാണ്, അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തിനെ കാണിച്ച് നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ കൺസ്യൂമർ ആകാൻ നമ്മളെ ബാധ്യസ്ഥരാക്കും. तो हम कंज्यूमर बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं इसके माध्यम से. तो जैसे कि रुचि है, നിങ്ങൾ നോവൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, रुचि क्या करती है, वह कुकरी शो चलाती है. उसका कुकरी शो बहुत प्रसिद्ध है, उसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, सब कुछ है और वो बहुत प्रसिद्ध है. वह सेलिब्रिटी की तरह है, उसको सब लोग जानते हैं, उसकी प्रशंसा होती है, उसको सब लोग उसका आदर करते हैं. इन सब के बावजूद भी उसके घर की स्थिति क्या है, वह खाना नहीं बनाती, उसके घर में कुछ भी खाने का चीज नहीं है. तो यह रियलिटी है. और वह जो दिखा रही है टीवी पर, कुकरी शो कर रही है, वह क्या है, वह उस रियलिटी में हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि वह रियलिटी है. तो इसमें वो उसकी सहेली कहती है कि अगर हम किसी को बताएंगे कि रुचि की रसोई में खाने के नाम पर केवल होटलों के फोन नंबर हैं, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी. तो ये वास्तविकता है. और वो वहां पर उसकी रसोई में वो खाना नहीं बनाती है, वह सिर्फ बाहर से मंगाती है या होटल जाके खाती है. या इस प्रकार का जो जीवन, वह जो वास्तविक जीवन जीती है उससे बिल्कुल अलग है रियलिटी की. तो ये जो बातें हैं या जो वास्तविक जीवन में जो कुछ भी होता है उससे अलग चीजें हम देखते हैं, उसको विश्वास करने के लिए हम बाध्य होते हैं. तो और सभी वह पाक कला विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है वह पाक कला में, और वह सब कुछ देती है और खुद खाना बनाते नहीं है. तो इसी प्रकार से जो अभिनेता लोग जिस चीज का एडवर्टाइज करते हैं उस चीज का उपयोग वे करते हों, कोई जरूरी नहीं. हमें बताने के लिए वे सिर्फ इस बात को करते हैं. तो इस प्रकार की एक रियलिटी जो है
जो कि हमारा पीछा कर रही है, बनाई हुई, जो वास्तविक नहीं है, दिखावे की है, जो कि विज्ञापनों के माध्यम से आती है, इसको वे बताते हैं। और जैसे कि जो हम सिनेमा में देखते हैं या बाहर देखते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं वे बहुत आदर्श स्त्री का रूप में आती हैं। जैसे कि आप दीपिका पादुकोण को देखते हैं कि बहुत ही आदर्श है, आदर्श प्रेम की पात्रा होती है, या घर में आदर्श बेटी होती है, आदर्श पत्नी होती है, इस रूप में आती हैं। लेकिन उनका वास्तविक जीवन कैसा है? वो ड्रग्स के केस में आई हुई हैं, वे डिप्रेस्ड हैं और कई प्रकार के रोगों से युक्त हैं। तो वो बहुत ही अलग एक दुनिया है, जो कि उनकी वास्तविक दुनिया और जो दिखाने वाली दुनिया है बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, यह मीडिया जो है, जो दिखावा जो है, यह हमें संचालित करता है। इसको यहाँ पर वे प्रस्तुत करती हैं रुचि के माध्यम से, रुचि के कुकरी शो के माध्यम से। और एक बात जो इसके माध्यम से सामने आती है वह है मीडिया का पावर। तो इस युग में मीडिया और कंज्यूमरिज्म ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। तो मीडिया जो होती है, इसको पांचवा पावर, पांचवी सत्ता, फिफ्थ पावर माना जाता है। मीडिया जो है बहुत शक्तिशाली है। आप देखते हैं इससे सब लोग डरते हैं, चाहे राजनीतिज्ञ हो, पॉलिटिशियंस हो, या जो बड़े बड़े अधिकारी हों, या सेलिब्रिटीज हों, तो उनको सबको डर रहता है कि कब मीडिया वालों के हाथ में कुछ लग जाए तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि फिर ये इसको किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो इसका, और मीडिया को कौन नियंत्रित करता है? पैसा नियंत्रित करता है। जिसकी अधिक रेटिंग होगी उसको अधिक पैसे मिलेंगे, उसमें अधिक एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे और उसको अधिक पैसे मिलेंगे। तो पैसा ही इन सब के पीछे है। तो जिसको अधिक रेटिंग के लिए वो क्या करते हैं, वे बहुत सारे ग्लैमरस चीजों को या बहुत ही सनसनीखेज या सेंसेशन करते हैं, सेंसेटाइज करते हैं हर चीज को। क्या होता है कि जो सही बात है वो छुप जाती है, जो सही नहीं है वो कभी कभी सामने आ जाती है। लेकिन जो जैसे कि आपने देखा भी हाल में ही सुशांत सिंह की, राजपूत की जो खबरें हैं वो इतनी छा गई हैं कि ऐसा लगता है कि कितने 100 करोड़ की जो जनसंख्या है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या है, वह है सुशांत सिंह की समस्या। और कोई समस्या इस पूरे देश में, इतने करोड़ों की जनता रहती है और बहुत कुछ होता है, इतने प्रदेश हैं, लेकिन कोई समस्या कहीं नहीं है, सिर्फ एक समस्या ये है। और वहां पर दीपिका पादुकोण हो या फिर हमारे जो कंगना रनौत हो, इनकी समस्या, इनको ही 24 घंटे 24 आवर्स 24x7 यही इनको ही दिखाया जाता है। तो यह क्या है? यह सिर्फ क्या है, इस पावर का उपयोग है, क्योंकि ये ऐसा दिखाने से उनको रेटिंग मिलता है। रेटिंग मिलने से जैसे कि इसमें सर्वेश जो है वह कौन है? खोजी पत्रकार है। खोजी पत्रकार होने के कारण उसका बहुत ही ग्लैमर है या बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इस खोजी पत्रकारिता के कारण भी यह रेटिंग में सहायता देता है। आपने जैसे कि उसमें देखा होगा, अभी हाल ही में हाथरस कांड हुआ था, जिसमें कि 2 लड़कियों को जला दिया गया था, बलात्कार के पश्चात जला दिया गया था। और इसकी खोज करने में आप APP जो एक चैनल है, इसकी जो एक पत्रकारा है, वो एक दूसरे रास्ते से उनके पास पहुंच जाती है और पूरी पुलिस और पूरी सेना जो है उनको भगाने के लिए और उनका करती है, और इस प्रकार से वो चैनल जो है वो रेटिंग के इसमें सबसे ऊपर पहुंच गया। तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है, सनसनीखेज है, इनके माध्यम से जो मीडिया है, मीडिया जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण चीजें नहीं है उनको भी महत्वपूर्ण करके दिखाती है। और जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, भूखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है और शिक्षा की समस्याएं हैं, इन समस्याओं की ओर से जनता का ध्यान हट जाता है। इन समस्याओं को वह महत्व नहीं देते हैं, और यह इसके कारण ही इस प्रकार की चीजें होती हैं। और इसमें जैसे कि रुचि जो करती है, टीवी शो करती है, तो इसके बारे में भी कहते हैं कि उसका जो USP है, USP क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो उनके उसका जो है USP कौन है? रुचि का सुंदर रूप है।
इस कुकरी शो के रेटिंग मिलने का कारण क्या है? रुचि का शुद्ध रूप का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो उसमें वो कहते हैं कि उसकी छवि एक समझदार परिवार प्रेमिका प्रफुल्लित चित्त गृहिणी की है। निर्देशक के अनुसार उसकी छवि ही इनके कार्यक्रम की यूएसपी है, जिसके बल पर उन्हें देश के शीर्ष औद्योगिक घराने विज्ञापन देते हैं। तो इसकी उसकी सुंदरता, उसके प्रस्तुतिकरण के ढंग को क्या है, उसकी बिक्री हो रही है, उसको बेचा जा रहा है, वह वहां पर विक्रय की वस्तु बन रही है, और उसको उसके कारण ही जो वह चैनल है, चैनल में बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइज के लिए आती हैं। तो ये पूरा एक तंत्र जो है, एक प्रकार का ये पूरा जो एक सिस्टम है, यह यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रकार की बातें इसमें हम देखते हैं, मीडिया की सत्ता है और जो बाजारीकरण की बात है। और इन सब के बीच में से ये जो बाहर हम बाजार देख रहे हैं और जो बाहर सुख सुविधाएं देख रहे हैं, तकनीकी विकास देख रहे हैं, विज्ञान का विकास है, प्रौद्योगिकी विकास है, इन सब के चलते हुए एक जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वह हमारे भीतरी संस्कारों में है, जिसको जो दिखाई नहीं देता है। हमारे संबंध हैं, मानवीय संबंध हैं, इन संबंधों में अंतर आ गया है। जिस प्रकार से पहले क्या कहते हैं, कुटुंबर्न जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, वह धीरे धीरे टूटी, एकल परिवार हुआ। आज एकल परिवार भी टूट रहा है। क्या स्थिति है? रुचि अकेले रहती है, सर्वेश डिवोर्सी है, और बहुत से लोग जो उसमें बताया गया फ्लैटों में बहुत से लोग, लड़कियां अकेले रहती हैं, वे परिवार नहीं, उनके पास परिवार नहीं है, परिवार के बिना अकेले रहने की स्थिति। तो यह मानवीय संबंधों में आने वाला बदलाव है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अर्थ ही है, पैसा ही है। जहां क्योंकि आत्मनिर्भरता आने पर स्त्री स्वतंत्र होना चाहती है, और स्वतंत्र होने पर वह अकेली रहना ही चाहती है। पहले क्या था कि स्त्रियां घरों में माँ के रूप में या होम मेकर के रूप में घर का काम करके ही संतोष मनाती थी, सुखी होती थी। लेकिन धीरे धीरे वे नौकरी करने लगी, तब दोनों संभालती थी। जैसे हमारी जनरेशन कैसी है कि हम दोनों संभालते हैं, नौकरी भी संभालते हैं, साथ में घर। लेकिन इसके बाद जो जनरेशन आ रही है वो कैसी है? वह परिवार से टूट चुकी है, वह सिर्फ नौकरी करना चाहती है, क्योंकि पैसे से उसको हर चीज मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, उसके कपड़े धुल जाएंगे, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वह आ रहा है। तो इसमें जो इस प्रभाव के कारण विद्या, पैसों के इस प्रभाव के कारण हो यह रहा है कि जो हमारे मानवीय संबंध हैं यह खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि दाम्पत्य संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, वह खत्म, उसमें दरार आ रही है, उसमें निरंतर जो है कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, और डिवोर्स का मामला बेतहाशा रूप में बढ़ रहा है। हम हर जगह डिवोर्स की बातें सुनते रहते हैं, वह एक पति पत्नी के संबंध में। जैसे कि आपके नॉवल में भी क्या है, सर्वेश डिवोर्सी है, उसने तलाक ले लिया है, रुचि ने भी तलाक लिया हुआ है। तो यह एक कॉमन बात सी हो गई है कि शादी के पश्चात तलाक की बात होना। पहले यह ऐसा नहीं था, तो शादी जो है वह बनी रहती है। यह ठीक है या गलत है, यह अलग बात है, वह अलग बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तलाक को बुरा कह रही हूँ या शादी को सही कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शादी में समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सहने की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है कि तलाक जरूरी है, वो अलग बात है। लेकिन संबंधों में मूल रूप से यहाँ पर क्या है कि एक दरार आती जा रही है। अब चाहे वृद्धों की समस्या, अब जो माँ बाप हैं, जो घर में जो वृद्ध हैं, पहले क्या है, सारे लोग एक साथ रहते थे, वृद्धों का, जो बुजुर्ग हैं उनका आदर किया जाता था। लेकिन आज क्या है, वे बोझ माने जाते हैं, उनको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, इनको दूर करना चाहते हैं। उसी प्रकार से बच्चों की स्थिति है, बच्चों को देखने का समय नहीं है, बच्चों को देने के लिए समय नहीं है।
दोनों नौकरी करते हैं, जाते हैं, उनको बच्चों के लिए क्या करना है, बच्चों की इच्छाएं क्या है, बच्चों के साथ मिल बैठकर बातें करना, ये कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पैसा सब पर हावी है। पैसा कमाने के लिए वे लोग नौकरी करते हैं और जो है वो उसके लिए वे काम करते हैं और बच्चों की देखभाल भी वे ठीक से कर नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से जो स्त्री इस पैसे को कमाने के कारण स्त्री में क्या है, आत्मनिर्भरता आ गई है। रुचि जैसे कि अपना स्वयं कमाती है और वह अच्छा पैसा कमाती है, उसने फ्लैट लिया हुआ है, फ्लैट लेके वह रहती है, वह बेटे को भी वह पैसे देती है। तो इस प्रकार से वह किसी पुरुष की गुलामी वह स्वीकार करना नहीं चाहती है वह, और इस कारण से वह पति जो है, प्रभाकर जो है, वह बहुत सी बुरी आदतों का शिकार है। बहुत से वह अपना पैसा कमाता है, उसके साथ साथ शराब पीता है और स्त्रियों के साथ उसके अनैतिक संबंध हैं। तो इस प्रकार का जो पुरुष है वह उसको सहना नहीं चाहती है और वह उससे मुक्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से एक प्रकार का दरार या एक प्रकार का पारिवारिक विघटन हम देख सकते हैं समाज में आ रहा है। तो इसके बाद जो बातें हैं, रिश्तों में टूटन तो है, लेकिन रिश्तों का टाइप या रिश्तों का प्रकार भी बदल रहा है। तो जिस प्रकार से इसमें उम्र की सीमाएं खत्म हो रही हैं। सर्वेश 50 का है और जो रुचि है वो 40 वर्ष की है। इस समय इनमें प्रेम हो रहा है, वे आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, रिश्ते में जुड़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तो यह हम पहले नहीं सोच सकते थे। तो रिश्तों के जो बहुत से क्राइटेरियाज हैं या बहुत से जो हमारे पूर्व धारणाएं हैं, ये बदल रही हैं। तो किसी भी उम्र में वे आपस में जुड़ना चाहते हैं, वे जुड़ सकते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, परिवार बना सकते हैं। यह एक नई स्थिति है, एक नई स्थिति है जिसको कि ममता कालिया यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जो दाम्पत्य है उसकी एक नई संभावना को दिखा गया है। तो दाम्पत्य पहले क्या था, दास और दासी का संबंध था। पुरुष वर्चस्ववादी समाज था, पुरुष को श्रेष्ठता थी, पुरुष की दासी के रूप में स्त्री को देखा जाता था। तो भले ही वो काम भी कर ले, नौकरी भी कर ले, लेकिन फिर भी वह होती थी पुरुष की दास ही। पुरुष परिवार में पुरुष का आधिपत्य होता था, उसके अनुसार उसके निर्णय चलते थे, उसके निर्णय को ही स्थान मिलता था, उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ होता था। स्त्री क्या है, वहां काम करने के लिए नियुक्त एक मात्र है। वह उसको पैसे भी कमा के लाती है और साथ ही साथ वह क्या करती है, वह घर का काम भी करती है नौकरानी की तरह। तो यह स्थिति जहां पर दास और दासी का संबंध था पति और पत्नी में, इससे बदलकर दोनों ही एक सहचर या मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही एक सकारात्मक परिवर्तन है, एक अच्छा परिवर्तन है, जहां पर स्त्री और पुरुष एक दूसरे को स्वतंत्रता दे रहे हैं, एक दूसरे को समता उनके बीच में है। क्योंकि वह कहते हैं कि तुम मेरा 15 अगस्त हो। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्वतंत्रता दिवस हो, तुमने मुझे स्वतंत्र किया है। तो वह कहती है कि तुम मेरे 15 अगस्त हो, क्योंकि वह उसको स्वतंत्रता मिलती है, समता। जैसे हमारा जनतांत्रिक देश है, इसमें क्या है, समानता है और हमको मानवीय अधिकार मिले हुए हैं, समता के बोलने का अधिकार, हमें हर चीज का अधिकार मिला हुआ है। वह अधिकार इन बेसिक संबंधों में, स्त्री पुरुष संबंधों में भी आज की आवश्यकता है। स्त्री और पुरुष जब जुड़ते हैं तो उनमें किसी प्रकार का कोई एक ऊंचा या कोई नीचा, या एक मालिक और दूसरा नौकर, या एक जो है वह श्रेष्ठ और दूसरा दास, इस प्रकार का जो विभाजन है यह इसमें ना होकर, इसमें क्या है, एक समता इसमें आती है, स्वतंत्रता इसमें आती है, परस्पर आदर होता है और परस्पर प्रेम होता है। यह एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, जो कि इस संबंध के माध्यम से रुचि और सर्वेश के संबंधों के बारे में वो कहता है कि तुम मेरी 26 जनवरी हो। 26 जनवरी का क्या मतलब है, उस दिन हमारा संविधान और लागू हुआ था और एक व्यवस्था बन गई थी। तो रुचि के सर्वेश के जीवन में आने से क्या होता है कि एक अच्छी व्यवस्था, एक घर जैसी व्यवस्था, एक प्रेम और एक आत्मीयता
जीवन का एक लक्ष्य, सब कुछ सर्वेश को मिलता है, इसलिए सर्वेश उसको 26 जनवरी कहता है। तो ये ममता कालिया की यदि हम भाषा की बात करें तो उनके जो बहुत ही सुंदर भाषा है, आपने उपन्यास पढ़ा है, किस प्रकार से एक रवानगी है, एक ഒരു ഒഴുക്കാണ്, നല്ലൊരു ഒഴുക്കാണ്, നമുക്കൊരു ബോറടി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് വായിച്ചു പോവാം. അത്രക്ക് നല്ലൊരു കഥയാണ്, അത്രയും നല്ല സംഭവങ്ങളും വളരെ നന്നായിട്ട് അത് रचित കൊണ്ടുവന്ന ആണത്. तो इस प्रकार से जो बातें हैं, तो ये जो नई संबंध, दाम्पत्य जीवन या दाम्पत्य संबंध का एक नया रूप ममता कालिया प्रस्तुत करती हैं, जो कि समता के आधार पर हो, जिसमें कोई एक शोषक और शोषित या इस प्रकार का कोई संबंध उसमें नहीं है। और तो इस तरह से जो बातें हैं, जो मानवीय अस्तित्व की बातें हैं, कि जो मानवीय संबंधों की जो ऊष्मा है, इसकी जो ये एक और तो ये दाम्पत्य का एक आशावादी दृष्टिकोण है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो बेटे के प्रति या बेटे और माँ बाप के बीच में जो संबंध है, जैसे कि गगन और रुचि के बीच का संबंध है, वह कैसा है? सिर्फ पैसे पर आधारित है। यहाँ पर पैसा ही उनके संबंध को नियंत्रित करता है, क्योंकि जैसे ही गगन को पैसों की आवश्यकता होती है, वह रुचि को फोन करता है। और या रुचि का अस्तित्व उसके जीवन में किस रूप में है? पैसे के रूप में, माँ के रूप में नहीं। माँ का जो रूप होता है ममता का या स्नेह का या जो लालन पालन का जो एक संबंध होता है, इस संबंधों के स्थान पर संबंध कैसा है? पैसे का है, पैसों के माध्यम से ही वहां है। और इसी प्रकार से रुचि का जो व्यक्तित्व है वह भी कैसे बन रहा है? पैसों से बना हुआ है। तो ये इस प्रकार के जो सारे संबंध हैं, यह इसमें दिखाए गए हैं, संबंधों की जो बातें हैं। और एक जो समस्या, एक प्रधान जो मुख्य समस्या है जिसका कि चित्रण इसमें किया गया है, वह है नशे की। तो नशे की स्थिति जैसे जैसे हमारा समाज विकसित होता रहा है, लोगों के हाथ में बहुत से पैसे आ रहे हैं, कोई भी पैसा कमा सकता है। आज आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग किस प्रकार से पैसे कमाते हैं। जो बॉयज हैं उनको पता है कि वो किस तरह कैटरिंग करके या और भी कुछ काम करके, छोटे मोटे काम करके, या वेब में बहुत से वेब डिजाइनिंग और इस प्रकार से बहुत से छोटे मोटे इतने काम हैं कि हमें पैसा हमारे पास कभी भी आ सकता है, किसी भी तरह आ सकता है। यह एक अलग बात है। और जो इसके बावजूद भी हो क्या रहा है? क्या पैसे के आने से हमारे सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव आ रहा है? हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है? हम बहुत सी चीजें जो हम प्राप्त नहीं कर पाते थे पहले, आज हम प्राप्त कर सकते हैं। सबके लिए शराब पीना कॉमन बात हो चुकी है, सिगरेट फिर भी कम है, लेकिन शराब बहुत कॉमन बात हुई है। और ड्रग्स की बात है, ड्रग्स भी का प्रचलन भी बहुत अधिक बढ़ चुका है। आपने अभी चाहे कर्नाटका की अभिनेत्री हो या फिर जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हों या जो मॉलीवुड के या कलकत्ता के जो कॉलीवुड के स्टार्स हैं, इन सभी जगहों में क्या है, जो ड्रग्स का अत्यधिक प्रयोग जो है वह हम देख पा रहे हैं। तो यही बात समाज में भी चल रही है, जिसके शिकार सर्वेश का बेटा हो चुका है, वह उसकी मृत्यु हो चुकी है, और रुचि का बेटा गगन उसमें फंस चुका है। तो इनके पीछे कारण क्या है? परिवार व्यवस्था का टूटना है या पारिवारिक संबंधों की शिथिलता एक प्रश्न है। उसका एक पक्ष है उसका, कि पारिवारिक जो संबंध हैं वे शिथिल हो गए। पहले क्या था, संयुक्त परिवार थे, अगर माँ बाप नौकरी भी करते हैं तो कम से कम दादा दादी या नाना नानी उनकी देखभाल करते हैं, उनके व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों को समझते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल ही वे अलग हो चुके हैं। वे अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ इस प्रकार के गलत आदतों में पड़ जाते हैं, और इनको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। और जैसे कि रुचि कहती है कि रुचि को गगन आया हुआ है और रुचि के पास समय नहीं है। रुचि का शो होने वाला है, नया शो लॉन्च हो रहा है, और इसके लिए उसको क्या होता है कि उसको सारा काम करना पड़ता है, ज्यादा काम है, इसलिए वो 3-4 दिन बाहर रह रही है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो क्या करती है, ATM और उसका पिन वह गगन को दे देती है। ठीक यही अवस्था हमारे परिवार में भी होती है। जब माँ बाप काम पर जाते हैं
बच्चों के लिए समय नहीं दे पाते हैं, तो वे लौट के आने पर क्या करते हैं, बच्चों के लिए कुछ मिठाई खरीद के लाते हैं, जिससे कि बच्चों का जो मूड है वो ठीक हो जाए, बच्चे जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो ठीक हो जाए। इसके लिए वे या मिठाई लेके आते हैं या फिर कुछ खिलौने लाके देते हैं। इस प्रकार से एक प्रकार का ब्राइब उन्हें देते हुए वे उनकी आदतों को बिगाड़ते हैं। उनको देना, उनको क्या चाहिए, स्नेह देना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, उनके साथ मित्रों की तरह बातें करनी चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। उसके स्थान पर क्या होता है, हमें क्या चाहिए, पैसे कमाने जरूरी है, क्योंकि पैसा आज का राजा है और पैसे के बिना हमारा कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हमें क्या होता है, पैसे कमाने की जरूरत रहती है, इसलिए हम इसके पीछे भागते हैं। और इस व्यस्तता के कारण क्या होता है, जो बच्चे हैं वे गलत रास्तों पे चले जाते हैं, हिंसा के रास्तों में या प्रॉन या सेक्स के रास्ते पर उसकी अधिकता। तो इस प्रकार की, और समाज में क्या होता है, हिंसा और अश्लीलता ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। तो इनके बढ़ने का कारण भी एक तरह से पैसे के पीछे भागना ही है। और इसमें दूसरी एक बात है कि पैसे हमें इस प्रकार से मिलते रहते हैं, जो कि, और इस कारण से क्या होता है कि बच्चों में भी जिम्मेदारी की भावना नहीं होती, कर्तव्यहीन हो जाते हैं। उनको कुछ करना है, कुछ बनना है, उन्हें कुछ आगे जीवन में कुछ हासिल करना है, यह भावनाएं उनके मन से निकल जाती हैं। कोई गगन को कुछ करना नहीं है, वो बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठकर मस्ती करना, या हमारे आगे की, हम जिस जनरेशन को देख रहे हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, कहीं भी जाएंगे एंजॉय करेंगे। एंजॉयमेंट जीवन का एक बहुत छोटा सा भाग है। जीवन को बनाने के लिए, जीवन का विकास करने के लिए हमें क्या चाहिए, संघर्ष चाहिए, संघर्ष करना है, बहुत सी चीजें हमें प्राप्त करनी है। कैसी, सकारात्मक, पैसा नहीं प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कौशल प्राप्त करना है, प्रतिभा प्राप्त करनी है, കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കണം, അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കണം। നമ്മൾ പൈസ മാത്രം പോരാ, പൈസ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി നന്നാക്കാൻ, മനുഷ്യരുടെ വികസനത്തിന് നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് മാറണം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം, അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കണം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും, നല്ലൊരു മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കി, കുറെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരോഗ്യവും പോക്കിയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല ജീവിതമല്ല. നമുക്കതിൽ സുഖം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നും. നമ്മൾ വലിയ കാറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ വണ്ടികളിൽ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് സുഖമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സുഖമല്ല, അതിന്റെ ഒരു വ്യാജമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രതീതി മാത്രമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വിഷമിക്കും, സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കും. അതാണ് അവസ്ഥ. നമ്മൾ നല്ല കൂട്ടായ്മ വികസിപ്പിക്കണം, നല്ല കൂട്ടരുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശരിയായ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടിയും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. इसके साथ ही साथ जो है कि स्त्री विमर्श, जैसे कि ममता कालिया ने बहुत से स्त्री विमर्श की पुस्तकें लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, उनके उपन्यासों में भी बहुत सी बातें आई हैं। उसी प्रकार से ये जो सपनों की होम डिलीवरी है, इसमें भी स्त्री विमर्श का एक पक्ष बहुत अधिक प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि जो स्वतंत्रता है, स्त्री स्वतंत्र है। ममता कालिया के इस जो नॉवल है सपनों की होम डिलीवरी, इसकी जो स्त्रियां हैं वे स्वतंत्र हैं, वे फ्लैटों में अकेले रह रही हैं, आत्मनिर्भर हैं, उनके पास पैसा है, वे कमाती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वे जीती हैं। और इस बात को पुरुष भी स्वीकार कर रहा है, सर्वेश भी इसको स्वीकार कर रहा है। तो यह एक नई जो स्त्री है, आधुनिक जो स्त्री है, उसका रूप वे प्रस्तुत कर रही हैं। वह रसोई में नहीं जाना चाहती। रसोई के लिए वो कहती हैं कि बेवकूफ, उसकी सहेली का एक कथन है कि बेवकूफ लड़कियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम, हिंदुस्तानी औरत की गुलामी की नींव रसोई में ही पड़ती है। तो स्त्री को गुलाम करने का एक सबसे अच्छा माध्यम क्या है, रसोई है। उसको रसोई दे दो तो वो उसमें खुश हो जाएगी, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो गुलाम बन जाएगी, वह पति की डांट भी सहेगी, मार भी सहेगी,
बच्चों का अपमान, बच्चों के द्वारा दिया गया अपमान भी सह लेगी। वह रसोई में अपनी खुश है, सबको खाना बना के खिलाएगी। वो सोचती है कि सबको खाना बना के खिला के वो सबको खुश रख रही है। तो इस प्रकार की जो स्त्री की गुलामी की बात है, वह उससे उबर कर आई हुई स्त्री की एक छवि इसमें आ रही है। वैसे भी फ्रेडरिक एंगल्स ने यह कहा था कि यहाँ हम अभी से ही ये बात साफ साफ देख सकते हैं कि जब तक स्त्रियों को सामाजिक उत्पादन के काम से अलग और केवल घर के निजी कामों तक ही सीमित रखा जाएगा, तब तक स्त्रियों का स्वतंत्रता प्राप्त करना और पुरुषों के साथ बराबरी का हक पाना असंभव है और असंभव ही बना रहेगा। तो जब तक उत्पादन के कार्य में अर्थात कमाने में, समाज के सारे कामों में वो बाहर नहीं आएगी, घर में ही सिमटी रहेगी, तब तक वह स्त्री कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकती है। उसको समाज से जुड़ना होगा, समाज के लिए कुछ करना होगा, समाज अपने लिए मात्र ही नहीं, समाज के लिए भी उसे कुछ करना होगा। वह कैसे करेगी? उसके पास समय तो बस 24 घंटे हैं। इसके लिए उसे क्या है, घर के कामों से मुक्ति दिलाना है, तभी वह कर पाएगी। तो इस प्रकार के जो बहुत सी बातें जो हैं इसमें आई हुई हैं। और रुचि का जो एक परंपरागत रूप भी है स्त्री का। पहले जो जिस प्रकार से स्त्री गुलाम थी, क्योंकि उसमें क्या है, स्त्री को गुलाम रखा जाता है, बहुत सी कंडीशनिंग की जाती है स्त्री की, कि स्त्री को क्या है, सब कुछ सहना है, सब कुछ चुपचाप सहना है, सब कुछ वह जो है वह ममता की, मर्यादा की, त्याग की, सहनशीलता की प्रतीक है। यह सब बताते हुए क्या होता है कि उसको कंडीशनिंग की जाती है, उसको सिखाया जाता है कि तुम क्या हो, इस तरह से रहने वाली लड़की हो। तो उसको उसी रूप में, तो जो रुचि जो है जब अपने पति को तलाक देती है या पति से अलग होकर अपने माँ बाप के घर में जाती है, तो वहां भी उससे क्या कहा जाता है, तो उसकी माँ क्या कहती है कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि पति का घर ही सब कुछ है, तुम्हें सहना चाहिए, इन सब बातों को सहना चाहिए। वो कहती है कि हर जगह उसे बर्दाश्त की जानलेवा खुराक पिलाई जाती है, माँ बाप के घर में भी जगह नहीं है उसके लिए। तो उसको बर्दाश्त करने के लिए कहा जाता है, सहने के लिए कहा जाता है, अन्याय को सहने के लिए, शोषण को सहने के लिए, अत्याचार को सहने के लिए, अपमान को सहने के लिए सिखाया जाता है उसको। तो उससे अलग वह कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसके साथ संस्कार उसको अनुमति उसकी नहीं देते हैं। तो यह बहुत सी समस्याएं जो हैं वह इसमें दर्शाई गई हैं, इस उपन्यास में आई हुई हैं। लेकिन उपन्यास का जो अंत है वह एक तरह से इन सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने जैसा है, जहां पर कि गगन जो कि ड्रग एडिक्ट हो गया है उसको सर्वेश प्राप्त करता है और घर लाता है, और जो दादी है उसकी देखभाल करती है। सर्वेश का प्यार, दादी का प्यार और रुचि का प्रेम उसके जीवन को बदलने में सहायता देता है। तो परिवार मानवीय संबंध, प्रेम, आत्मीयता, सौहार्द, एक दूसरे से जुड़ना, तो ये जितने भी हमारे मूल्य हैं ये ही हमारे समाज की रक्षा कर पाएंगे। यह शायद इस उपन्यास के अंत में ममता कालिया हमें संदेश देती हैं। तो बहुत सी समस्याएं इसमें हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं। समस्याओं के साथ साथ आज के समाज का एक वास्तविक चित्र भी हमारे सामने ममता कालिया खींचती हैं। तो आज इन बातों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। और आप लोगों ने सुना, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू हैना जी। हैना जी ने बहुत ही बढ़िया भाषण ही दिया है। किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई संशय हो तो, शंका हो तो। नोवेल का एक चित्र ही, एक मूर्त रूप ही उन्होंने दिया है। रुचि का रूप परिवर्तन, पहले वो किस तरह था, वो अंत में किस तरह है, और बाहरी जिंदगी और भीतरी जिंदगी का अंदर, बाहरी जिंदगी में जो ग्लैमर है वही जिंदगी नहीं है, लेकिन हम तो भ्रमित हो गए हैं, यही असली जिंदगी है ऐसा सोचकर। इसलिए हमें मीडिया, विज्ञापन, सिनेमा आदि से हटकर हमें चलना है। अधिक बातों को और बहुत अधिक बातों को बहुत ही गहराई से हैना जी ने बताई है। तो संशय हो तो पूछ लीजिए। तो कृतज्ञता नाबित करने के लिए अर्चना
के प्रदीप को मैं आमंत्रित करती हूँ। प्रिंसिपल अजिता टीचर, IQAC कोऑर्डिनेटर प्रमोद सर, विशेष अतिथि हेना टीचर, मीरा टीचर, विद्या टीचर, अन्य टीचर्स, मेरे प्रिय मित्रों और दूसरे कॉलेज से आए मेरे छात्र मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। मेरा कर्तव्य है कृतज्ञता ज्ञापित करना। वेबिनार सीरीज के माध्यम से हमें कई जानकारियां हासिल करने का अवसर मिला है। हमें ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए प्रिंसिपल अजिता टीचर और IQAC कोऑर्डिनेटर प्रमोद सर को हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज हमें एक प्रासंगिक और कसब क्लास मिला। सपनों की होम डिलीवरी के द्वारा हेना टीचर ने आजकल की दुनिया में हो रही तमाम समस्याओं पर प्रकाश डाला है। आजकल बौद्धिक समृद्धि बहुत ही व्यापक है, लेकिन मानव की जिंदगी उसी तरह समृद्ध या शांत नहीं है। वह समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में इस उपन्यास के माध्यम से सतर्क रहने का एक आह्वान मिलता है। हेना टीचर ने बहुत ही आसान तरीके से हमें यह सब समझाया है। टीचर को बहुत ही खुशी से हमारी कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। हमारी हिंदी अध्यापिका मीरा टीचर और अन्य टीचर्स को भी हम सबकी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैथ्स डिपार्टमेंट की विद्या टीचर ने हमें इस वेबिनार चलाने की तकनीकी मदद दी है। टीचर को बहुत प्यार से हमारी कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। साथ ही मेरे छात्र मित्रों को भी औपचारिकतावश कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। आप सबको एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं। सबको एक बार और धन्यवाद बताकर मैं समाप्त करती हूँ। शुक्रिया। थैंक यू अर्चना। तो हमारे कार्यक्रम इधर खत्म करती हूँ। थैंक यू।